किसी देश की पहचान सिर्फ उसकी सीमाओं से नहीं होती, बल्कि इस बात से भी होती है कि उस देश का पासपोर्ट दुनिया में कितना सम्मान रखता है। आप देख ही रहे हैं कि आज के समय में कई युवा विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, करियर के लिए हो या फिर यात्रा के लिए हो। ऐसे में जो पासपोर्ट है वो उनका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। नमस्कार एंड वेलकम आप सभी का। मैं हूँ ईशा सिंह और आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान का एक खास कार्यक्रम जिसका नाम है युवा। आज हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और आईएफएस अधिकारी श्री विपुल देव जी। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सर से बहुत सी बातें करेंगे जिसमें विदेश भी है, पासपोर्ट भी है। तो आइए कॉन्वर्जेशन की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले तो जो युवा हैं वो विदेश जाना चाहते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूएसए हो, तो ज़्यादातर जो युवा हैं पढ़ाई के लिए जाते हैं, कुछ ट्रैवलिंग के लिए भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जो है लोग पासपोर्ट बना रहे हैं और जा रहे हैं। तो ऐसे में जो पासपोर्ट बनाने की जो प्रोसेस है पूरा, वो पहले से कितना आसान हुआ है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी पासपोर्ट की बात आती है तो थोड़ा सा हेक्टिक माना जाता है कि भाई किस तरह से हम करेंगे, कितना समय लगेगा। तो आप थोड़ा सा हमें युवाओं को बताइए कि आज के समय में 2025 में ये जो प्रोसेस है ये बहुत आसान हो गया है। जी, सबसे पहले तो युवा कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान प्रदेश के सभी युवाओं को मेरी तरफ से नमस्कार। और जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि पासपोर्ट को बनाने की जो प्रोसेस है वो कितनी आसान है जी, तो मैं इसको 2-3 स्टेजेस में ब्रेक करके मैं आपको बताऊंगा कि पासपोर्ट जब भी किसी को भी बनवाना होता है, चाहे युवा हो या कोई भी हो, तो उसमें जो सबसे पहली स्टेप है वो है आपको ऑनलाइन जो फॉर्म है वो भर के सबमिट करना होता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि वो जो हमारी प्रोसेस है वो पिछले काफ़ी सालों से इतनी ज़्यादा सरल हो चुकी है कि मान लीजिए किसी युवा का आप लोगों का अगर फेसबुक, ट्विटर या कोई इस तरह का अकाउंट है, गूगल है, जीमेल है, तो इस तरह का अकाउंट बनाने में आपको जितना समय लगता है या जितनी मेहनत या जितना स्किल या जितनी नॉलेज चाहिए उतना अगर आपके पास में है तो आप अपना पासपोर्ट का फॉर्म बड़ी आसानी से भर सकते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी आप उसमें जानकारी भरते हैं वो सारी की सारी करेक्ट हो, उसमें किसी तरह कोई एरर ना हो, ये आपको उसमें ध्यान रखना पड़ता है। तो सबसे पहली जो स्टेज है वो है फॉर्म फिलअप करने की स्टेज और उसको सबमिट करने की स्टेज। वो बहुत आसान है और फॉर्म सबमिट करने के बाद में उसी समय उसी प्रोसेस में आप अपनी फ़ीस पे करते हैं। आप ये सिलेक्ट करते हैं कि आपको पासपोर्ट तत्काल में चाहिए या नॉर्मल में चाहिए। फिर उसके बाद में आप किसी पासपोर्ट सेवा केंद्र में या किसी पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र में एक जो भी डेट आपको उसमें अवेलेबल होती है उस दिन आप अपना अपॉइंटमेंट लेते हैं। फिर उसके बाद में जो सेकेंड स्टेज है, जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर भी जो प्रोसेस है बहुत ही सिंप्लीफाइड है। उसमें आपको आपके वहाँ पहुँचने का दिन और समय दोनों दिया जाता है। जो आपके पास में एक स्लिप उसमें दिखाई देती है जी, तो उसमें आपको नियत दिन और नियत समय पर आप वहाँ पर पहुँचें और वहाँ पर A, B और C 3 काउंटर होते हैं। आमतौर पर हम ये देखते हैं कि आधे से पौने घंटे में, मान लीजिए 1 घंटा, मान लीजिए किसी कारण अगर थोड़ा सा समय लग जाए तो इतनी देर में बड़ी आसानी से आपकी सारी की सारी प्रोसेस हो जाती है। ये जब आप काम ख़त्म करके अपने घर आते हैं तो इसी बीच में आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो अपने आप सिस्टम पर एक्टिवेट हो जाती है। तो उसके बाद में जो भी आपका संबंधित थाना है वहाँ पर वो अलर्ट अपने आप पहुँच जाता है कि अमुक व्यक्ति को, जो कि इस थाना क्षेत्र में रहते हैं, उनको पासपोर्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया। तो पुलिस आपसे अपने आप संपर्क करेगी, आपका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, वो रिपोर्ट हमारे पास में आएगी। जैसे क्लियर रिपोर्ट आ जाती है पासपोर्ट प्रिंट होता है और आपको डिस्पैच हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। और जहाँ तक रही बात एप्लीकेंट की, तो एप्लीकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, बर्थ सर्टिफिकेट है, पुराना पासपोर्ट है या जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे अगर आपके पास में हैं तो उसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने फेसबुक पर अपना अकाउंट बनाया तो उसमें जितना समय लगता है उतने टाइम में आप अपना पासपोर्ट एप्लीकेशन, यानी जितना हम समय सोशल मीडिया अकाउंट अपना बनाते हैं और आजकल सभी के पास अकाउंट है तो वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा उसमें कोई नॉलेज भी एक्स्ट्रा कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। देखिए, आपका नाम आपको पता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, आपका एड्रेस आपको पता है, तो आपके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आपको पता है, हम अज्यूम करके चलते हैं। और इसके बाद में जो पासपोर्ट फॉर्म की जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान है, उसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशन जी। तो सर, जो डे 1 से लेकर आपने बताया कि जो डिस्पैच होता है पासपोर्ट जी, तब तक अगर हम तत्काल पासपोर्ट नहीं बनवा रहे हैं तो कितना समय लगता है? देखिए, जैसे मैंने आपको इसमें बताया कि जो डे 1 मान लीजिए कि आपने पासपोर्ट फॉर्म
फिल आउट किया, जी। उसके बाद में जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिलता है उस दिन आप वहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पे आपकी प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, जैसा मैंने आपको बताया कि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि घंटे भर के आसपास में एप्लीकेंट फ्री हो जाता है। अगर तत्काल में आपने फॉर्म अपना डाला है तो उसमें और भी आपको कम समय लगेगा, और उसके बाद में जो टाइम लगता है मेन वो है पुलिस वेरिफिकेशन में। तो पुलिस वेरिफिकेशन में जितना समय लगता है वो, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिस के कंट्रोल में वो चीज़ नहीं है, वो पुलिस डिपार्टमेंट के कंट्रोल में है जी। ठीक है। तो बट उसमें भी हमारे यहाँ पर इतना कोई ज़्यादा समय लगता नहीं है, काफ़ी त्वरित गति से वो चीज़ हो जाती है। एक बार पुलिस रिपोर्ट आने के बाद में 2 से 3 दिन में पासपोर्ट आपका प्रिंट होकर के डिस्पैच हो जाता है। और राजस्थान प्रदेश में ये मेरा ये देखने में आया, क्योंकि पासपोर्ट हमारे सारे के सारे जो है ना जयपुर में प्रिंट होते हैं जी। और आसपास के कुछ ज़िलों में तो नेक्स्ट डे हम डिलीवर कर पाते हैं। जो थोड़े दूर के ज़िले हैं उसमें मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन वर्किंग डेज, अच्छा। इंक्लूडिंग सैटरडे, क्योंकि जो डिलीवरी है पासपोर्ट की वो सैटरडेज को भी होती है। ओके जी। तो सर जब भी पासपोर्ट की बात आती है तो उससे विदेश जाने का टिकट माना जाता है। जब भी पासपोर्ट, तो भाई आप तो विदेश जा रहे हो, तो ऐसे में जो पासपोर्ट है वो डॉक्यूमेंट कितना ज़रूरी है? सिर्फ ये विदेश जाने का टिकट नहीं है, वो थोड़ा आप हमारे जो यंग ऑडियंस है उसको बताइए। पासपोर्ट अपने आप में एक और भी एक आइडेंटिटी प्रूफ की तरह भी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारा उससे जो कनेक्शन है, तो हम पासपोर्ट को एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट की तरह देखते हैं, जिससे आप बाहर ट्रैवल कर सकते हैं, विदेशों में आप ट्रैवल कर सकते हैं। जब आप विदेशों में जाते हैं तो वहाँ पर आपके भारत सरकार के इशू किए हुए और कोई दूसरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट उस तरह से नहीं होते हैं। हाँ, किसी किसी देश में मान लीजिए हो सकता है कि आपका ड्राइवर्स लाइसेंस जो है वो उसको एक्सेप्ट करते हो, लेकिन आपका जो मौलिक रूप से जो सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट है विदेशों में, वो आपका भारतीय पासपोर्ट है। जी जी बिल्कुल। तो ये ज़रूरी भी है कि जब हम पासपोर्ट में जो भी हम हमारी डिटेल्स दे रहे हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। हमारे पास में इस तरह के काफ़ी सारे केसेस आते हैं जिसमें ड्यू टू एरर लोग अपने नाम की स्पेलिंग मान लीजिए गलत लिख दी किसी ने, या डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलत हो गया, या एड्रेस में कुछ गलत हो गया। तो इन सारी चीज़ों का एप्लीकेंट को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी लोगों से ये मैं अपील करूँगा कि पासपोर्ट फॉर्म फिल आउट करने से पहले, जब आप सोचें कि आपको पासपोर्ट बनाना है, तो उससे पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स आप उसमें यूज़ करने वाले हैं उन सभी में आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट होनी चाहिए और अलाइन होनी चाहिए। जैसे कई बार हम देखते हैं कि मान लीजिए किसी का नाम है, उसमें बीच में कुमार है, तो वो पैन कार्ड में है, लेकिन उनके स्कूल मान लीजिए कि मार्कशीट में या सर्टिफिकेट में नहीं है, या आधार कार्ड में कुछ अलग है, या डेट ऑफ बर्थ आपकी जो है ना वो कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपकी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी सभी डॉक्यूमेंट्स में एकदम करेक्ट हो, और फिर वही आपके पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में जानी चाहिए, इंक्लूडिंग एड्रेस। हाँ। जी, एड्रेस ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत, क्योंकि एड्रेस लोगों के चेंज भी होते हैं जी। तो जो डॉक्यूमेंट आप एड्रेस के लिए देंगे उसमें इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती कर दी मान लीजिए किसी भी तरह से, और वो आगे भी हो गया है, जो आपने बताया अपॉइंटमेंट की जो डेट आ गई है वो भी, तो करेक्शन की विंडो कब तक खुली रहती है? करेक्शन हम कब तक करा सकते हैं, या फिर कोई उसकी गुंजाइश नहीं? इसमें करेक्शन बिल्कुल हो सकता है। कभी कभी हमारे पास में इस तरह के केसेस भी आते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी ने भूलवश अपने नाम में या किसी भी डिटेल में किसी तरह के कोई एरर उनसे उसके अंदर क्रीप इन कर गया है। तो सबसे पहले तो जो एक काउंटर होता है जहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, मोस्ट लाइकली वहाँ पर वो चीज़ कैच हो जाएगी। तो वो आपके डॉक्यूमेंट से देख करके उसको जहाँ तक हो सकता है करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में भी अगर किसी तरह से ओवरसाइट की वजह से वो और आगे तक पहुंच जाता है, तो हमारे लेवल पर जब वो पासपोर्ट बैक ऑफिस में वो सारी की सारी एप्लीकेशन आती है, तो उसके बाद में हम उसको करेक्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगी सर, स्टूडेंट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई के लिए बाहर जा रहे हैं, कुछ मास्टर्स करते हैं, कुछ बैचलर्स करते हैं, तो जब वो पासपोर्ट बनवाने के लिए आते हैं या ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, तो उन्हें कौन कौन सी चीज़ों की का ख्याल रखना चाहिए? कोई 2-3 चीज़ें आप बताइए स्टूडेंट्स के लिए। मेरे ख्याल से जो चीज़ें मैंने आपको अभी जो बताई हैं जी, कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास में सारे होनी चाहिए, और उनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म में विलफुल सेपरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो एक काफ़ी गंभीर चीज़ मानी जाती है। हमारे सामने इस तरह के केसेस भी आते हैं, लोग
अपना मैरिटल स्टेटस उसके अंदर अगर ठीक नहीं बताते हैं या कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो कि विलफुली उन्होंने सप्रेस की हो, तो दैट्स अ वेरी सीरियस थिंग। सर अगर आपका किसी भी कारण से किसी व्यक्ति का पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है तो उस केस में क्या करना चाहिए? जी, पासपोर्ट मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि रिजेक्ट इस तरह से नहीं होता है। अच्छा। हाँ, मान लीजिए कि किसी कारणवश आपको पासपोर्ट नहीं दिया जा सकता, तो वो भी हम एप्लीकेंट को सूचित करते हैं उसके बारे में। मान लीजिए कि आपकी जो प्रेजेंटेड डिटेल्स हैं उनके आधार पर आपको पासपोर्ट उस तरह से नहीं मिल सकता, जी जी। तो वो भी उनको कम्युनिकेट किया जाता है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें मान लीजिए कि एप्लीकेंट के अगेंस्ट कुछ कोर्ट केसेस हों, तो उसके अंदर उनको कोर्ट परमिशन लेकर के आनी पड़ती है। जी। तो इन सब चीज़ों की वजह से पासपोर्ट का मिलना डिले हो सकता है। बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें रिफ्यूज़ल देना पड़ता है, रिफ्यूज़ल ऑर्डर्स निकालने पड़ते हैं। लेकिन आमतौर पर जो केसेस होते हैं उसमें जी 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 बिल्कुल, उसमें अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन उनकी ठीक नहीं है तो उससे डॉक्यूमेंट उनसे लिए जाते हैं। तो आमतौर पर कुछ उसमें समय लगता है, लेकिन लोग अपना डॉक्यूमेंट लेकर के आ जाते हैं। सर इसका ऐप भी होता है जिससे हम मतलब इजीली वो फॉर्म फिल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एंड्रॉयड और iOS दोनों पर अवेलेबल है। आप उस ऐप से भी अपना पासपोर्ट फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं। आप इंटरनेट पर जाकर के अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर से भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। सर जब भी आपने बताया कि पहले हम ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, उसके बाद जो अपॉइंटमेंट होता है वो, एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है पुलिस वेरिफिकेशन, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी उसमें लग सकता है, क्योंकि राजस्थान देखिए कि ज्योग्राफिकली काफ़ी बड़ा स्टेट है। कई बार ऐसा होता है कि आपका थाना आपसे काफ़ी दूर है, या फिर मान लीजिए उनके पास में उतना मैन पावर नहीं है उस समय, तो उन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा बहुत समय लग जाता है, लेकिन इतना समय नहीं लगता। और आमतौर पर हमने देखा है कि टाइमली जो है पुलिस रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन सर लोगों में पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर थोड़ा सा डर बना रहता है, तो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। मतलब जो वो प्रोसेस है वो इजी हो गई है, ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है? नहीं, किसी तरह से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पासपोर्ट जो है इशू करवाना जी, वो एक फैसिलिटी है जो भारत सरकार की तरफ से देश के नागरिकों को दी जाती है, और पुलिस वेरिफिकेशन उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन उसमें किसी तरह से कोई घबराने की बात नहीं है। पुलिस एक रूटीन के तौर पर आएगी, और जो भी जानकारी आपने अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन में दी है, आपका पता है, आपकी आइडेंटिटी है, आपकी नागरिकता है, जो भी चीज़ें हैं उन सब की वेरिफिकेशन होती है। इसके अलावा इसमें इतना कोई बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसको मुश्किल प्रोसेस या परेशान होने वाली बात कोई उसमें है वैसी है नहीं। जी, जी। सर हम तो अभी जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर में पासपोर्ट ऑफिस है, तो वो जो जयपुर के रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो थोड़ा सा प्रोसेस इजी हो जाता है, जब भी अपॉइंटमेंट आता है वो जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं छोटे शहरों की, तो क्या वहाँ भी कोई पासपोर्ट सेवा केंद्र बन गए हैं, या अगर कोई गाँव से भी अगर मान लीजिए कोई अप्लाई कर रहा है तो वो किस तरह से कर सकता है? जी बिल्कुल, ये आपने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है। तो मैं आपको थोड़ा सा हमारे जो ऑफिस है उनके स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ। जी बिल्कुल। तो हमारे पास में 2-3 तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके माध्यम से हम लोगों से पासपोर्ट एप्लीकेशन रिसीव कर सकते हैं। जी। तो सबसे पहले हमारे पास में 3 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं जो कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जयपुर के ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। इसके अलावा राजस्थान में हमारे पास में एक और RPO है, वो कोटा में है, तो उनका जो एरिया है वो अलग है, लेकिन ये मैं सिर्फ जयपुर की बात कर रहा हूँ। तो जयपुर RPO के पास में 3 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। पहला जयपुर में, दूसरा जोधपुर में, और तीसरा सीकर में। ठीक है। और इन सभी में हमारे पास में सफिशिएंट नंबर्स में डेली स्लॉट्स अवेलेबल हैं। सभी इन तीनों में मिला करके हमारे पास में करीब 1800 से 1900 स्लॉट्स अवेलेबल हैं। ठीक है। ओके। इसके अलावा जितनी भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज RPO जयपुर के ज्यूरिसडिक्शन में आती हैं, उन सभी में एक एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है जी। और उन सभी में उस जगह की जो डिमांड है, जो नंबर्स वहाँ पर चाहिए होते हैं, उसको देखते हुए 40 या 80 अपॉइंटमेंट्स उनमें अवेलेबल होते हैं। कुछ जगह पर 80 हैं, कुछ जगह पर 40 हैं। ये कुछ समय पहले तक था, अभी हमने उनको थोड़ा और बढ़ाया, 45 और 90 तक भी हुए हैं वो जी। तो वहाँ पर आप अपनी पासपोर्ट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास में एक पासपोर्ट वैन भी है। पासपोर्ट वैन? जी जी जी। तो पासपोर्ट वैन जो है उसको हम अपने क्षेत्र में जगह जगह पर भेजते रहते हैं, और पासपोर्ट वैन में दिन के 40 अपॉइंटमेंट्स होते हैं, और उसको हम ये प्रयास करते हैं कि किसी शैक्षणिक संस्थान में
या किसी और कार्यालय में, ऑफिस में, वहाँ पर उसको स्टेशन किया जाए और उससे जो है स्टूडेंट्स हों या फैमिलीज़ हों या कोई और भी एप्लीकेंट्स हों, वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और वो पूरी तरह से मोबाइल है, वो कहीं भी जा कर के अपना काम कर सकती है। बस वहाँ पर उसको इंटरनेट कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन और एक सिक्योर स्पेस, ये सब हमें चाहिए होता है। तो जो भी संस्था या कोई ऑफिस हमें वो प्रोवाइड कराने को तैयार हो, तो वहाँ पर हम भेजने के लिए उसके ऊपर विचार कर सकते हैं। तो ये सर इसकी शुरुआत कब हुई थी पासपोर्ट? इसकी शुरुआत करीब 2 साल होने को आए, फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत हुई थी और तब से हम इसको कई जगह पर भेज चुके हैं और इसका जो रिसेप्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा। लोगों को ये सुविधा बहुत पसंद आई। तो स्पेशली ये जो छोटे शहर होते हैं उनमें जाती है या फिर इसको हम कहीं भी भेज सकते हैं? अच्छा जी, हमने इसको हमारे जो फौजी भाई हैं उनकी फैसिलिटी के लिए भी भेजा हुआ है 1-2 जगह। वाह। इसको हमने छोटे शहरों में भी भेजा हुआ है, गांव में भी भेजा हुआ है, शैक्षणिक संस्थाओं में भी भेजा है। यानी जो लोग पासपोर्ट सेवा केंद्र में नहीं जा पाते इजीली, तो उनके लिए पासपोर्ट वैन है? जी बिल्कुल। ओके, तो सर कितनी वैन्स होंगी ऐसे? हमारे पास एक वैन। अच्छा, एक वैन है, तो वो हर जगह जाती है। और फिर उस वैन में कितने लोग होते हैं? उस वैन में एक दिन के 40 अपॉइंटमेंट्स हमारे पास में अवेलेबल हैं। तो अगर वैन कहीं पर 5 दिन स्टेशन की जाती है तो 200 अपॉइंटमेंट वो प्रोसेस कर सकती है। अगर 2 वीक जिसमें 10 वर्किंग डेज होते हैं तो 400 अपॉइंटमेंट्स प्रोसेस कर सकती है। तो सर इसका फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है? बहुत अच्छा। ओके सर, जब बात होती है मतलब हम पासपोर्ट का ही जिक्र कर रहे हैं, तो जो क्या आपके अकॉर्डिंग पासपोर्ट बनाने में क्या कोई आपने देखा है कि संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है या लोग बहुत ज़्यादा पासपोर्ट बना रहे हैं? जी बिल्कुल। इनफैक्ट मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि कोविड का जो टाइम था नेचुरली उसमें नंबर्स नीचे गए थे क्योंकि लोग ट्रैवल भी कम कर रहे थे और भी काफ़ी लॉजिस्टिकल समस्याएं थी जी। और उसके बाद में हमें एक काफ़ी सर्ज देखने को मिला जी। और इसके बाद से नंबर्स काफ़ी बढ़े। इनफैक्ट पिछले साल में जो 2024 का कैलेंडर ईयर था उसमें हमने 5 लाख से ज़्यादा पासपोर्ट आरपीओ जयपुर से इशू किए हैं। और इस बार भी ये नंबर हम उम्मीद करते हैं कि उससे भी आगे जाएगा। थोड़ा सा अब हम जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। अब चूंकि आप फॉरेन सर्विस में भी हैं तो और आप सीकर जैसी जगह से भी हैं, तो सर थोड़ा सा फॉरेन सर्विस के बारे में बताइए। लोगों को थोड़ा सा कम पता है इसके बारे में और जो युवा हैं वो उसमें करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, फॉरेन सर्विस में जैसा कि ये तो मैं अज्यूम करता हूँ कि सभी लोगों को पता होगा जी कि यूपीएससी के थ्रू इसके अंदर आप एंट्रेंस ले सकते हैं। बिल्कुल। और हर साल यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है जिसमें लाखों बच्चे, लाखों स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसी के थ्रू आप इसमें आ सकते हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि इसके बारे में जो अवेयरनेस है या फिर जो लोगों में क्या कहते हैं उसको, एक अट्रैक्शन, वो शायद थोड़ा सा कम होता है। लेकिन ऐसा करने की कोई उसमें मुझे कोई इसमें कारण नज़र नहीं आता है। सभी तरह के परिवेश से आने वाले लोग जो है विदेश सेवा में आते हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी होते हैं। तो खास करके राजस्थान जिसमें कि ग्रामीण परिवेश से काफ़ी लोग आते हैं, तो उसमें किसी तरह से संकोच या झिझक करने की मैं उसमें कोई ज़रूरत नहीं समझता। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि पिछले 10 सालों में राजस्थान से इतने लोगों ने फॉरेन सर्विस में जगह बनाई है जितनी मेरे ख्याल से पिछले 50 सालों में नहीं बनाई। तो सर जैसे आप सीकर जैसी जगह से हैं, तो आपने शुरुआत किस तरह से की थी? क्या आप हमेशा से आईएफएस ऑफिसर बनना चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जो ग्रेजुएशन की थी वो मैंने आर्किटेक्चर की फील्ड में की थी और उसके बाद में मैं शायद उसी में कंटिन्यू करना भी चाहता था, लेकिन फिर क्योंकि मैं यंग था उस समय मुझे लगा कि मैं कुछ और चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ जी। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा कि शायद इसमें मेरी रुचि है, उस तरफ मैंने प्रयास किया और फिर इवेंचुअली मुझे सक्सेस भी मिली। सर यूजुअली हम देखते हैं, जैसे आपने बताया कि आप आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे थे, तो यूजुअली मैंने काफ़ी देखा भी है जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो शिफ्ट कर जाते हैं यूपीएससी की तरफ। तो क्या ऐसा होता है कि बहुत से ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाद में डिसाइड कर पाते हैं कि उन्हें यूपीएससी करना है? ये मैं देखिए दूसरों के लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने केस में बता सकता हूँ कि मैंने शायद कभी सोचा नहीं था कि मैं यूपीएससी की तरफ आऊँगा। तो वो भी एक अपने आप में पॉइंट है जो नए एस्पिरेंट्स हैं वो इससे मेरे ख्याल से वो इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई 10वीं क्लास से पढ़ाई करते आ रहे हो यूपीएससी के लिए तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप ग्रेजुएशन करने के भी 1-2 साल बाद भी अगर आप अपना
लक्ष्य इधर बनाते हैं तो भी आपको सक्सेस मिल सकती है। तो सर अगर कोई युवा है जिसे यूपीएससी इसमें जाना है जी। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो क्या वो हम देखते हैं कि उनका पैशन है एक्चुअली, क्या चीज़ हम देखते हैं कि आपको आप एडवाइस करना चाहेंगे कि भाई आप तभी जाओ, ये चीज़ अगर है आप में तो, क्योंकि इसमें आई एम श्योर बहुत सा हार्डवर्क छुपा होता है, बहुत से काउंटलेस स्लीपलेस आवर्स होते हैं जो आपको देने होते हैं, घंटों पढ़ाई करनी पड़ती है और नो डाउट आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और यूपीएससी तो ठीक है, एक तरफ उसको आप छोड़ भी दें तो भी अगर जीवन में आपको किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस हासिल करनी है तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि यूपीएससी के लिए आपको कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी फील्ड में आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत अगर आपको करनी है तो शायद आपको कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ेंगे। शायद आपको हो सकता है कि उन 2-3 सालों में आप अपने परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में उतना समय नहीं बिता पाएँ, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि दिन में 24 घंटे होते हैं तो आप कहाँ लगाएंगे उनको। और रही बात बाकी सब चीज़ों की, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बस सारा समय किताबों में डूबे रहते हैं, ऐसा नहीं है। बाकी भी चीज़ें होती हैं लाइफ में, वो सब भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने भी किया था, कि जो अपनी वर्किंग फील्ड को पूरी तरह से छोड़ते भी नहीं है, कुछ उनका जॉब या कुछ चलता रहता है, जो है उसकी जी तैयारी बिल्कुल, वो भी चलता रहता है। लेकिन ये आपको देखना पड़ता है कि जो भी आप 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा जितना भी आप पढ़ते हैं, तो वो टाइम जब आप लगाते हैं तो उस टाइम को आप पूरा अच्छे से आप यूटिलाइज करें। सर सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा आता है जब हम तैयारी करते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज है कंसिस्टेंसी। या अगर हम आपसे पूछे तो आपके लिए पर्सनली कौन सा चैलेंज था? मेरे लिए चैलेंज, अब वैसे तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया तो मैं शायद इतना याद भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से एक आम तौर पे जो सबसे बड़ा चैलेंज लोगों में देखने को मिलता है वो है कंसिस्टेंसी। क्योंकि एग्ज़ाम की जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी है, 3 स्टेज एग्ज़ाम की होती हैं, फिर उसके भी कुछ समय पहले से आपको पढ़ाई लिखाई शुरू करनी पड़ती है। तो उसी मोमेंटम के साथ में, उसी टेम्पो के साथ में लगातार मेहनत करना और सेल्फ बिलीफ रख पाना कि हाँ मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा, तो वो चीज़ जो है वो अपने आप में थोड़ी सी मुश्किल है। और बाकी इसके अलावा तो ठीक है, मेहनत आप हर एक फील्ड में आपको करनी पड़ती है। बिल्कुल जी, यानी कंसिस्टेंट आप बने जी 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 बिल्कुल। ठीक है सर, अब थोड़ा सा हम इंटरेस्टिंग जो हमारा पार्ट है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ मुड़ रहे हैं, जिसका नाम है रैपिड फायर राउंड। अब क्योंकि ये इस प्रोग्राम का नाम ही युवा है, तो थोड़ा सा हम इसमें जो यंग एलिमेंट है वो लाना भूलते नहीं है कभी। तो सर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको मैं मतलब फटाफट पूछूंगी और जिसके आपको जवाब जो है वो फटाफट देने होंगे। तो आप बताइए, आप जब रेडी हैं तब शुरू करेंगे हम। जी प्लीज। Are you ready? Yes, okay. yes, yes, नंबर 1 क्वेश्चन ये ऐसा है कि पहला देश जहां आप घूमना चाहेंगे? पहला देश, मैं जहां मेरी फर्स्ट पोस्टिंग थी, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जी 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 बिल्कुल, क्योंकि पहले ही जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होती है वो सभी लोगों को काफ़ी क्लोज होती है, राइट। तो बिल्कुल मैं वहीं जाना चाहता हूँ। एक वर्ड में बताइए कि भारत को विदेशों में किस तरह से देखा जाता है? रिस्पेक्ट के साथ। रिस्पेक्ट के साथ, जी जी बिल्कुल। ओके सर, थोड़ा सा एग्जांपल अगर आप देखिए कि सारी दुनिया में ये जाना जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है जी, तो हमारी जो इकॉनमी है उसको भी काफ़ी होप और काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ में देखा जाता है। इसके अलावा जो ये कहें कि भी जो हमारा पारंपरिक जो नॉलेज है, जो हमारी कल्चर है, योग है, आयुर्वेद है जी, उन सब चीज़ों के लिए भारत को बहुत सम्मान के साथ देखा जाता है। एक ऐसी इंडियन वैल्यू जो फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? मेरे ख्याल से जो हमारी कल्चर है उसको बिल्कुल, जो हमारी कल्चरल रिचनेस है उसको लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। ओके, डिप्लोमेट बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है सर आपके अकॉर्डिंग? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इतने सारे देश और इतने सारी कल्चर्स और इतनी सारी भाषाएं, इतने सारी लोग तरह तरह के उस आपको देखने का मौका मिलता है। मेरे ख्याल से ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जी। सर ये चीज़ भी होती है कि जब आप बहुत ज़्यादा घूम लेते हैं, लोगों को जानते हैं, अलग अलग लोगों से बात करते हैं, अलग अलग कल्चर्स को जानते हैं, तो आप में भी एक चेंज होता है, यू गेट टू नो योरसेल्फ। तो क्या ये बात सही है? जी हाँ बिल्कुल, जब आप दूसरे देशों की कल्चर्स को समझते हैं तो शायद फिर जब वापस आप अपने देश में आते हैं, अपने देश को देखते हैं, तो अपनी कल्चर की भी बहुत सारी चीज़ें आपको एक फ्रेश नज़र के साथ में आप उसको देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो वो भी एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। बेसिकली आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बिल्कुल बदल जाता है 100% पॉजिटिवली। बिल्कुल। ओके सर, अगर आप IFS नहीं होते तो क्या तो मैं आर्किटेक्ट होता।
क्योंकि आपने आर्किटेक्चर जी, की पढ़ाई की है। जी सर, ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हर यंग जो युवा है उनको सीखनी चाहिए आईएफएस ऑफिसर से? इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं इसका लंबा मैं आपको आंसर हाँ देना हाँ बिल्कुल। चाहूँगा कि हमारे प्रोफेशन में, डिप्लोमेसी में, जहाँ पे आपको हर 3 साल में, 2 साल में, 4 साल में एक नए देश में, नई कल्चर में जाना पड़ता है, तो आपको अपना दिमाग बहुत खुला रखना पड़ता है, क्योंकि सब जगह पर लोगों के बात करने का, उनके बिहेवियर का जो तरीका है वो अलग होता है, उनका खान पान अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी हिस्ट्री, उनकी कल्चर, सब कुछ अलग है। तो इन इतनी सारी जगह को देखने के बाद में धीरे धीरे आपको जो है ना दूसरे लोगों की कल्चर और उनकी सिविलाइजेशन को, उन सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट करने की जो है ना एक टेंडेंसी आप में डेवलप हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ हमें सीखनी चाहिए। वैसे तो हमारे देश में, जिसमें खुद में इतनी सांस्कृतिक विविधताएं हैं, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक हम लोगों में वैसे ही होती है, लेकिन फिर भी इस चीज़ को हमें याद रखना चाहिए, खास करके आज का जो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जिसमें हम फिजिकली भी नहीं तो कम से कम वर्चुअली हम हर तरह के लोगों के संपर्क में आते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी तरह की कल्चर्स को, भाषाओं को देखना, समझना, जानना, उसके बारे में क्यूरियोसिटी होना, उसकी रिस्पेक्ट कर पाना, तो वो बहुत ज़रूरी है। जी है। जी सर, ऐसी कौन सी बुक है जिसने, या बुक या मूवी जिसने आपको डिप्लोमेसी के बारे में बहुत कुछ सिखाया है? नहीं, ऐसी कोई एक बुक या मूवी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कोई भी चीज़ हो अपने डेली लाइफ में, एक्सपीरियंसेस में, कहीं से भी आपको कुछ भी सीखने को मिलता है, तो वो सारी चीज़ें आप पर इन्फ्लुएंस डालती हैं। तो ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट या कोई एक बुक या एक मूवी या कोई एक चीज़ तो मैं नहीं बता पाऊंगा। यानी कदम कदम पर जो है वो आपको लर्निंग मिलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर रोज़। हाँ, इनफैक्ट मैं आज यहाँ भी काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आप कुछ खरीदने भी जाते हैं तो हो सकता है आप उनसे भी कुछ सीख लें। जी बिल्कुल, 100%। जी सर, इस सेंटेंस को कंप्लीट करिए। होम इज़ वेयर? होम इज़ वेयर योर फैमिली इज़। ओके। पासपोर्ट बनवाने में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? प्लानिंग होती है या कुछ नहीं, आप बस जो प्रोसेस है उसको आप जानने समझने की कोशिश कीजिए, और उसमें भी जैसा मैंने आपको बताया कि ये इतना सिंपल है जितना एक फेसबुक का, गूगल का, ट्विटर का अकाउंट बनाना। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और मुश्किल से 5-10 मिनट का काम है। सर, आपने बताया कि जो पहले आपकी पोस्टिंग थी वो अर्जेंटीना में थी, तो वहाँ से आपने किस तरह से मतलब आप में बदलाव देखा खुद में? कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने वहाँ सीखी सबसे पहले? मैंने ये देखा कि अर्जेंटीना का अगर आप स्पेसिफिकली मुझसे बात करें, तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों में जो स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत ज़बरदस्त लगाव और जुड़ाव है। वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो मेरे ख्याल से 4.5-5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन कितने सारे गेम्स में वो लोग काफ़ी अच्छे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे उनकी टीम्स को रिकग्नाइज किया जाता है, चाहे फुटबॉल हो या हॉकी हो या रग्बी हो, आप बस नाम लीजिए, हर खेल में उनके लोग बहुत अच्छे हैं। और ये इसलिए क्योंकि वहाँ पे स्पोर्टिंग कल्चर काफ़ी बचपन से जो है बच्चों में, स्कूलों में इसको प्रमोट किया जाता है, तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे बहुत अच्छी लगी। तो इसी के साथ हमारा रैपिड फायर राउंड यहीं ख़त्म होता है। सर, एक अंत में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी। हमने पासपोर्ट से जुड़ी बात की, हमने आईएफएस सर्विस के बारे में बात करी, तो पासपोर्ट बनवाने कौन सी जो हाईटेक फीचर्स हैं, कौन कौन से आ गए हैं, और आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में जो है ये पूरी प्रोसेस जो है वो पेपरलेस होने वाली है या किस तरह से? इसमें हाईटेक फीचर्स के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस साल 17 फरवरी 2025 से हमने जयपुर में ई पासपोर्ट लॉन्च किया था, और उसके बाद में बाय द एंड ऑफ मई 2025 ये सारे देश में लॉन्च हो गया था। तो ई पासपोर्ट खुद अपने आप में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी वाला पासपोर्ट डॉक्यूमेंट है, जिसमें एक इस तरह के कुछ फीचर्स एम्बेडेड होते हैं, जिसके माध्यम से जो एप्लीकेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन भी सिक्योर रहती है, और पासपोर्ट के साथ में किसी तरह की छेड़छाड़ कर पाना करीब करीब असंभव है। तो दर्शकों, आज हमने बहुत सी बातें की सर से। हमने जाना कि पासपोर्ट जो है उसमें जो पूरी प्रक्रिया है पासपोर्ट बनवाने की वो बहुत ही इजी हो गई है। आप ऑनलाइन अप्लाई करके इजीली आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, उसके बाद आपका कुछ ही टाइम में आपके पास पासपोर्ट आ जाता है। पासपोर्ट वैन भी उपलब्ध है। मैं सर का धन्यवाद देना चाहूँगी, रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर और आईएफएस अधिकारी श्री विपुल देव जी का। आपने समय निकाला और हमारे साथ इस कार्यक्रम पर आए और बहुत से टिप्स आपने शेयर किए, सो थैंक यू सो मच सर। तो उम्मीद करते हैं दर्शकों आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा, रैपिड फायर राउंड भी थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, थैंक यू सो मच।